और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मैं बात करूंगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो लोकसभा से भी होते हैं और राज्यसभा से भी होते हैं। लोकसभा के सदस्य को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। दोनों संसद के सदस्य होते हैं। लोकसभा के मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है, लोकसभा के सदस्य को चुनने के लिए अब तक आपने अनेक बार मतदान में भाग लिया होगा, लेकिन आपने राज्यसभा के चुनाव में जो एमपी राज्यसभा होते हैं उनके मतदान में कभी भी भाग नहीं लिया होगा। अभी हाल ही में राज्यसभा के सदस्यों का जो वैकेंट सीट था उसके अगेंस्ट में चुनाव हुआ है, तो एक आम नागरिकों के बीच में उत्सुकता रहती है। लोकसभा के बारे में तो सभी जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा कैसे चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा का सदस्य कैसे चुने जाते हैं, आज इन पहलुओं को मैं बात करूंगा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े टर्म है, जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये क्या है, जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये क्या है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा, उसका चुनाव कौन करता है, कैसे करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है और संविधान में इसका क्या प्रोविजन किया गया है। यह अभी घटना घटी है, हाल ही में यह इलेक्शन हुआ है अनेक राज्यों में, इसलिए यह करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण भाग है। इसके पहले कि मैं राज्यसभा चुनाव के बारे में बात करूं, राज्यसभा के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इस एपिसोड के अंत तक आप बने रहिए, सो दैट राज्यसभा के बारे में आपको एक समग्र व्यू मिले। और अंत में यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको जरूर लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो राज्यसभा है, राज्यसभा जिसे कहा जाता है, यह राज्यसभा एक तरह से, और थोड़ा नीचे इसको करना पड़ेगा, राज्यसभा, इस राज्यसभा के अनेक नामों से हम लोग जानते हैं इस राज्यसभा को। इसको उच्च सदन भी कहा जाता है, दैट इज अपर हाउस। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा जो है उसका जो नाम होता है, इंग्लिश में इसका जो नोमेनक्लेचर है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा का यह भी नाम है, काउंसिल ऑफ स्टेट। ये राज्यसभा का अलग अलग नाम होता है। इसके अलावा राज्यसभा को सेकंड चैम्बर भी कहा जाता है। सेकंड चैम्बर यानी कि द्वितीय सदन। जो प्रथम सदन है वो लोकसभा है। ये राज्यसभा का अलग अलग नाम होता है। उच्च सदन है राज्यसभा, अपर हाउस है, जो लोअर हाउस है, निम्न सदन है, वो लोकसभा है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसका इंग्लिश नाम होता है। राज्यसभा सेकेंड हाउस के रूप में है, सेकेंड चैम्बर के रूप में है, प्रथम चैम्बर के रूप में लोकसभा है। और राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। इसका कारण है परमानेंट हाउस, यानी कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है लोकसभा जैसा, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। यानी राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो 1 एमपी जो होता है राज्यसभा का, एक एमपी राज्यसभा का जो होता है उसका टर्म है 6 ईयर। एक तरह से सभी 6 ईयर के लिए टर्म के लिए निर्वाचित किए जाते हैं सारे सदस्य, और इसके 1/3 सदस्य एवरी 2 ईयर्स में रिटायर होते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी भी एक तरह से डिसॉल्व नहीं होती है। और राज्यसभा को रिविजनरी हाउस भी कहा जाता है, रिविजनरी हाउस भी कहा जाता है राज्यसभा को। और ऐसा रिविजनरी हाउस इसलिए कहा जाता है कि यह एक चेक के रूप में काम करता है, एक्ट्स एज अ चेक
अगेंस्ट हेस्टी लेजिस्लेशन, यानी कि लोकसभा के द्वारा जल्दीबाजी में अगर कोई लेजिस्लेशन आता है तो राज्यसभा एक चेक के रूप में काम करती है और रिवाइज करती है और अपना स्वतंत्र मत और अपना वोटिंग के आधार पर सेपरेट निर्णय देने में इसको विश्वास करती है। राज्यसभा को इंस्टीट्यूशंस ऑफ फेडरल सेटअप भी कहा जाता है। इंस्टीट्यूशंस ऑफ फेडरल सेटअप, भारत का संविधान एक संघीय संविधान है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है और प्रत्येक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि दैट राज्यसभा जो भारत में है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? राज्यों को। दैट रिप्रेजेंट स्टेट्स, यही स्टेट मिलकर भारत फेडरेशन, भारतीय फेडरल सिस्टम को ये कंस्टिट्यूट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, नेसेसरी है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो इस तरह से राज्यसभा का महत्वपूर्ण रोल है। समराइज करते हैं, जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है, जो लोकसभा है वो लोअर हाउस है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। राज्यसभा सेकेंड चैम्बर है, जो फर्स्ट चैम्बर है वो लोकसभा है। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, जबकि लोकसभा परमानेंट नहीं है, उसका फिक्स टर्म होता है 5 इयर्स और वो 5 इयर्स के बाद डिसॉल्व हो जाता है ऑन एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स टर्म। और राज्यसभा को रिविजनरी हाउस कहा जाता है और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा के द्वारा जो हेस्टी बिल्स और लेजिस्लेशन आगे बढ़ते हैं उसको राज्यसभा एक तरह से चेक करती है। और राज्यसभा को इंस्टीट्यूशंस ऑफ फेडरल सेटअप भी कहा जाता है, बिकॉज द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स इंडियन स्टेट्स। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन अबाउट द इंफॉर्मेशन राज्यसभा। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने दिया कि राज्यसभा का रोल क्या होता है और राज्यसभा का किस रूप में परिचय होता है। अगर आप देखें राज्यसभा के बारे में, तो जब भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना स्टार्ट में, यानी कि 1949 का जो संविधान है 1952 तक अगर आप देखें तो इस 1952 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। इलेक्शंस ऑफ लोकसभा 1952 में हुआ। इस दौरान भारत का जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल यानी कि एक सदनीय, यानी कि 1952 तक राज्यसभा का अस्तित्व आपको नहीं मिलेगा, 1952 तक। तो राज्यसभा का जो बर्थ है, अगर आप देखें दैट बर्थ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का जन्म हो रहा है 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का बर्थ हो रहा है और उसकी फर्स्ट जो मीटिंग है, दैट फर्स्ट मीटिंग ऑफ राज्यसभा की प्रथम बैठक हो रही है 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। ये सब फैक्ट्स अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं। और जो पहले राज्यसभा का जो नाम था, ये राज्यसभा का नेम ये नामकरण जो है राज्यसभा का, जो नामकरण है राज्यसभा का कब नाम पड़ा, तो शुरू से इसका नाम राज्यसभा नहीं था, ये नाम बाद में पड़ा 23 अगस्त 1954 को। 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा का नाम ये पड़ा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में है। तो ये राज्यसभा की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बता रहा था कि कब उसका राज्यसभा अस्तित्व में आया। अब आपको मैं बता रहा हूं कि भारत की जो संसद जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में आप समझें कि संवैधानिक प्रावधान किस रूप में है। तो आर्टिकल 79 जो है भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 79 है वो कहता है कि पार्लियामेंट कैसे गठन होगा। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद का गठन कैसे होगा, ये आर्टिकल 79 बताता है और कहता है कि पार्लियामेंट का गठन होगा भारत के राष्ट्रपति से, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति पार्लियामेंट का अभिन्न अंग हो गया एज पर आर्टिकल 79 और 2 हाउसेस के द्वारा। 2 हाउसेस के द्वारा ये प्रावधान शुरू से हैं
कि किस तरह से संसद का गठन हो रहा है। तो एक तो राष्ट्रपति हो गए और दूसरों में 2 हाउसेस हो गए। उसमें एक हाउस हो गया लोकसभा और दूसरा हाउस हो गया राज्यसभा। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर एक तरह से संसद का निर्माण करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। इसलिए कोई भी बिल जो होता है वो बिल लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा से पास होता है और तब प्रेसिडेंट का एसेंट होता है और तब यह बिल जाकर एक्ट बनता है। बिकॉज लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों के द्वारा कोई भी लेजिस्लेशन का कार्य पूर्ण होता है, तीनों के कंसेंट के द्वारा एक तरह से ये काम होता है। अब आपको मैं बता दूं जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन भी हम लोग समझते हैं। राज्यसभा का कंपोजिशन किस तरह से है। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं तो और कितनी होगी, तो आर्टिकल 80 इसके बारे में कह रहा है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी टोटल। आर्टिकल 80 इसके बारे में संवैधानिक प्रावधानों को बताता है कि कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा यानी राज्यसभा में कुल कितने मेंबर होंगे जिससे वो कंपोज होगा। तो इसमें बोला गया, कहा गया है कि 12 मेंबर ऐसे होंगे जो कि इलेक्टेड नहीं होंगे। 12 मेंबर्स, और ये 12 मेंबर्स कौन होंगे? दे विल बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 12 सदस्यों का चुनाव भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हो रहा है और यह जो नॉमिनेशन है दैट इज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद के सिफारिश पर होता है। और ये किस फील्ड के होते हैं? ये साइंस के होते हैं, आर्ट्स के होते हैं, सोशल सर्विस बैकग्राउंड के होते हैं, सोशल सर्विस बैकग्राउंड के होते हैं। इन बैकग्राउंड के जो वेटरन हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, इनको एक्चुअली से नॉमिनेट किया जाता है। और एक जो है लिटरेचर का भी इसमें है, लिटरेचर भी है। लिटरेचर यानी लिटरेचर, सोशल सर्विस, आर्ट्स और साइंस, इन 4 बैकग्राउंड में जिनको एक्चुअली स्पेशल नॉलेज हो यानी विशेष ज्ञान हो या फिर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, ऐसे लोगों को भारत का राष्ट्रपति कुल 12 लोगों को नॉमिनेट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये एक बात हुई। और दूसरी बात हुई कि इसमें कहा गया है कि मैक्सिमम 238 अदर मेंबर होंगे और ये इलेक्टेड होंगे न कि नॉमिनेटेड होंगे, इलेक्टेड होंगे। तो निर्वाचित कितने होंगे? टोटल 238। और इस 238 में दोनों होगा, स्टेट भी होगा, जो भारत के राज्य हैं जो फेडरेशन को बनाते हैं, और जो यूनियन टेरिटोरीज हैं दोनों होंगे। यानी इलेक्टेड में दोनों होंगे, स्टेट्स भी होंगे और यूनियन टेरिटोरी भी होंगे। तो इस तरह से कुल बातें कही गई है। मतलब राज्यसभा का टोटल मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ जो हो गया, पॉसिबल स्ट्रेंथ वो बनता है 250। इस तरह से बात है। लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो 250 नहीं है। जो वर्तमान में जो स्ट्रेंथ है उसमें 12 नॉमिनेटेड है अभी जो हो रहा है शुरू से अभी तक, और नॉट मैक्स 233 ये इलेक्टेड होता है। ये ध्यान देने की बात होती है, 233 इलेक्टेड होता है। इस प्रकार ये कुल हो जाता है 245। तो प्रोविजन है 250 का, लेकिन लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है वो 245 है। और 233 इलेक्टेड में दोनों आ जाते हैं, जैसे मैंने यहां बताया दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टेट्स का भी होता है, यूटीज का भी होता है। अगर आप देखें तो यूटी में उन्हीं यूटी का होगा जिनको लेजिस्लेचर होता है। तो इसमें आपको आ जाएगा एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल दिल्ली में 3 लोकसभा का सीट है, और एक होता है पुडुचेरी, और पुडुचेरी में 1 सीट है राज्यसभा का। यानी दिल्ली में 3 राज्यसभा का सीट है, पुडुचेरी में 1 राज्यसभा का सीट है। तो कुल इसके
4 सीट है, जितने भी यूनियन टेरिटोरी है उसमें 4 सीट है, और इस प्रकार राज्यों से 299 सीट होता है, 299 सीट। इस प्रकार आज की तारीख में जो राज्यसभा है उसकी कुल स्ट्रेंथ 245 है। इस 245 में 12 नॉमिनेटेड हैं और 233 इलेक्टेड हैं। इस 233 में राज्यों से 299 और यूटी से 4 मेंबर हैं। तो इस प्रकार की बात है। तो अगर आप देखें तो मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ 250 है। तो अगर सरकार चाहती है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो कुल मिलाकर इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, और यह कुल 5 सीटों का बढ़ोतरी इसमें पॉसिबल है। 5 सीट और 238 हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं किया गया है। यह एक इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें देखने का कि एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है। मैंने बताया राज्यसभा सेकंड चैम्बर के रूप में है, अपर हाउस के रूप में है, और यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटी, तो किस राज्य का कितना सीट होगा, यह संविधान में क्लियर कट बताया हुआ है कि कितना रिप्रेजेंटेशन किस राज्य का होगा, और यह बताया गया है दिस इज एज पर 4th शेड्यूल, 4थी अनुसूची में बताया गया है कि किस राज्य में राज्यसभा का कितना सीट होगा। यह 4थी अनुसूची में क्लियर कट बताया हुआ है। यहां से भी क्वेश्चन आता है यूपीएससी में और बीपीएससी सहित अन्य पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में कितना सीट है। तो ये भी समटाइम नोट करना चाहिए। लेकिन यह जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा अंतर है। यूएस में क्या है सिस्टम और इंडिया में क्या सिस्टम है, दोनों में थोड़ा अंतर है, क्योंकि ये दोनों फेडरल स्टेट हैं। अमेरिका भी एक फेडरल स्टेट है, इंडिया भी एक फेडरल स्टेट है। अब यहां पर जो अमेरिका का सिस्टम है दैट इज इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। अमेरिका में जो रिप्रेजेंटेशन का आधार है वो इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सबका समान रिप्रेजेंटेशन है। तो अमेरिका में टोटल जो राज्य हैं 50 हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य से 2 मेंबर एक तरह से इलेक्ट होता है। इस प्रकार 100 सीट अमेरिकन सीनेट में होती है। सीनेट इज द अपर हाउस एंड सीनेट रिप्रेजेंट्स अमेरिकन स्टेट्स। तो अमेरिका में हर राज्य को 2 सीटें दी गई है, चाहे वो राज्य जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा हो, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन भारत में जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन फिगर्स, यानी कि पॉपुलेशन के आधार पर भारत में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। अब भारत में अनेक राज्य हैं जो कि, तो इससे 2 फैक्टर हो गया कि एक तो पॉपुलेशन के आधार पर किसी राज्य का पॉपुलेशन घट जाएगा, किसी राज्य का पॉपुलेशन बढ़ गया, इससे राज्यसभा का सीट प्रभावित होता है। और दूसरा, भारत में न्यू स्टेट भी बनता है। एक स्टेट जैसे आंध्रा और तेलंगाना अलग अलग हो गए, जैसे बिहार और झारखंड अलग अलग हो गया, तो इससे भी राज्यसभा का सीट फर्क पड़ता है और नया स्टेट बन गया, मर्ज हो गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारत में इक्वल रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के टर्म्स में है, न कि अमेरिका जैसा प्रत्येक राज्य को 2-2 सीट दे दिया गया। तो अगर आप सब देखें कि किस राज्य में कितना है, वो भी मैं आपको बता दूं। तो यहां पर अगर देखें तो यूपी में 31 सीट्स है, 31 सीट्स है राज्यसभा का। मैं राज्यसभा के बारे में बात कर रहा हूं, किस राज्य को कितना सीट है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में 19 सीट्स है राज्यसभा का, तमिलनाडु में 18 सीट्स है राज्यसभा का, इस तरह की है। वेस्ट बंगाल और बिहार, वेस्ट बंगाल बिहार इस सब में जो सीट्स है 16 ईच है। दोनों राज्यों में 16-16 सीटें हैं। कर्नाटका में 12 सीट है राज्यसभा का। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी, इस सब में 11 ईच है, 11 सीट्स हैं। राजस्थान और ओडिशा, इसमें जो सीट्स हैं वो 10 ईच हैं।
इस तरह से ये जनसंख्या के आधार पर सब निर्धारित होगा। जनसंख्या बढ़ने घटने से घट बढ़ सकता है। केरला में जो है राज्यसभा का सीट 9 है केरला में। तेलंगाना, आसाम और पंजाब, तेलंगाना, आसाम और पंजाब, ये तीनों में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है और वो है 7 ईच। तेलंगाना में, आसाम में, पंजाब में 7 है। झारखंड की अगर बात करें, झारखंड, तो झारखंड में टोटल सीट 6 है। इसके अलावा हरियाणा और छत्तीसगढ़, हरियाणा में और छत्तीसगढ़ में दोनों राज्यों में बराबर बराबर है और वो कितना है? 5 है। और जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं JNK को, प्रीवियसली है, पहले था, प्रीवियसली JNK स्टेट में ये 4 सीट था, 4 सीट था। अब क्या होगा कि यह चूंकि जम्मू एंड कश्मीर अब राज्य न होकर जम्मू कश्मीर दो भागों में बट गया है। एक तो JNK विथ लेजिस्लेचर, JNK में एक यूटी बन गया है, अब यूटी हो गया, और एक बन गया है लद्दाख, लद्दाख बन गया, और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर है, विदाउट लेजिस्लेचर, यानी 2 यूटी में जम्मू कश्मीर राज्य पहले था जिसको 4 सीटें थी। अब ये 4 सीटें नहीं रहेंगी क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक तरह से अब यूटी बन गया और यूटी के साथ एक लेजिस्लेचर होगा, लेकिन लद्दाख के साथ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इसका मतलब है लद्दाख से कोई राज्यसभा का नहीं होगा, लेकिन हाँ जम्मू कश्मीर से राज्यसभा का होगा। और यह डिसाइड करना पड़ेगा पार्लियामेंट को लॉ बनाकर, और इलेक्शन कमीशन टोटल पॉपुलेशन के आधार पर, जम्मू एंड कश्मीर की जनसंख्या के आधार पर टोटल सीट जम्मू कश्मीर का कितना बनता है यह डिसाइड करना पड़ेगा। अन्य राज्यों में अगर आप देखें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में 3-3 है प्रत्येक राज्य में। गोवा में, नागालैंड में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, मेघालय में, सिक्किम में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में 1-1 है। तो इस तरह से राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या है जो कि एक तरह से आपके सम्मुख मैंने रखा है। और यह टोटल सीटों की संख्या एग्जामिनेशन में लगभग हमेशा पूछता है कि कितनी कितनी सीटें हैं। तो यह महत्वपूर्ण बात हुई राज्यसभा में किस राज्य का कितना सीट है। अब एक राज्य को तोड़कर अगर 2 राज्य बनता है, 2 राज्य अगर जुटकर एक राज्य में मर्ज हो जाते हैं तो सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, बदलाव होगा। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में राज्य बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, राज्यों की बाउंड्री बदलती है, और जब बाउंड्री बदलेगी तो राज्य में रहने वाले लोगों का पॉपुलेशन जो है वो भी चेंज होगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन कैसे होता है। अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ उससे ये करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण इशू बना है। तो राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन कैसे होता है? आई एम टॉकिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, क्योंकि इसका चुनाव हमारे आपके द्वारा नहीं होता है। इसका चुनाव एक तरह से कौन करता है वो मैं बताऊं। तो जो पहली बात है इसमें, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल 324(1) में 324(1) में यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यानी भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। जितनी वैकेंसी राज्यसभा की होती रहेगी उन वैकेंट सीटों के अगेंस्ट में चुनाव करवाने की जो जिम्मेवारी है वो भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और हमने बोला है इससे संबंधित है कि राज्यसभा जो है, हमने स्पष्ट कर दिया, एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस का मतलब होता है कि दैट राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होगी, हमेशा ये परमानेंट हाउस है, कभी भंग नहीं होती है। लेकिन इसके 1/3 जो मेंबर हैं, जैसा मैं पहले भी बताया, 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर ऑन एक्सपायरी ऑफ
एवरी 2 years, प्रत्येक 2 साल के बीतने पर 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। तो इस तरह से रिटायर हो जाते हैं तो वैकेंसी होती रहती है, तो वैकेंसी बनती है, जैसे ही रिटायरमेंट होगा वैकेंसी बनती रहती है, और वैकेंसी हुई तो इसलिए राज्यसभा का पीरियोडिक इलेक्शन होता है, राज्यसभा का पीरियोडिक इलेक्शन होता रहता है, क्योंकि वैकेंसी लगातार होती रहती है और चुनाव आयोग वैकेंसी के अगेंस्ट में ये करवाता है। और ऐसी ही वैकेंसी अभी हुई थी जिसका इलेक्शन हुआ है अभी फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को 19 जून को ये इलेक्शन अभी हुआ है, और इसलिए एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के रूप में है। और ये 19 लोकसभा, टोटल 19 सीट्स था, 19 सीट्स का चुनाव हुआ है, और ये 19 सीट्स 8 राज्यों में बटे हुए थे, 8 स्टेट्स में, और इसका चुनाव हुआ है। इस चुनाव के क्या नतीजे हुए हैं आप न्यूज़पेपर में निश्चित रूप से पढ़े होंगे, देखे होंगे कि किस पार्टी के कितने लोग राज्यसभा में चुने गए हैं और किसको कितना स्ट्रेंथ राज्यसभा में बढ़ा है या राज्यसभा में घटा है। तो यह जो बात है, एक तरह से मैंने आपको बताया कि राज्यसभा का किस तरह से मैंडेट किसको है चुनाव करवाने का और किस प्रकार से ये काम होता है। अब आपको मैं बताऊं कि इलेक्शन कैसे होता है, वो आप देख लीजिए, वो महत्वपूर्ण है कि इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, जो मैं शुरू में डिस्कस किया कि किस रूप में होता है। हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड, हाउ इलेक्शंस फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा आर कंडक्टेड, ये किस तरह से चुनाव होता है राज्यसभा के एमपी का, ये मैं बताऊं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन होता है, क्योंकि चुनाव करवाने की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, इसलिए इलेक्शन नोटिफिकेशन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, और पूरा इसमें इलेक्शन शेड्यूल जारी होता है। चुनाव आयोग बताता है कि कब नॉमिनेशन फाइल करना है और कब आप विड्रॉ कर सकते हैं अपना कैंडिडेचर, चुनाव कब होगा, पूरा का पूरा कैलेंडर शेड्यूल चुनाव आयोग जारी करता है लोकसभा का, और इसके साथ ही गतिविधियां शुरू हो जाती है। और जब ये हो जाता है तो फिर नॉमिनेशन बाई पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो लोग अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है। नॉमिनेशन किसका? ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट का नॉमिनेशन किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, और इस तरह से नॉमिनेशन फाइल होता है, और उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसका गठन होता है। इलेक्टोरल कॉलेज, राज्यसभा का जो कैंडिडेट है, इलेक्टोरल कॉलेज उनका चुनाव करती है, जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? इलेक्टोरल कॉलेज। और ये इलेक्टोरल कॉलेज कौन होता है, किन लोगों से मिलकर बनता है इलेक्टोरल कॉलेज? जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। तो इसका आंसर है इलेक्टोरल कॉलेज बनती है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य की जो विधानसभा है, विधान परिषद नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वही चुनाव करते हैं, और उन्हीं लोगों से मिलकर ये बनता है इलेक्टोरल कॉलेज, और यही चुनाव करता है। और ऐसा ही इलेक्टोरल कॉलेज यूटी में भी होता है और स्टेट्स में भी होता है, दोनों जगह में रेस्पेक्टिवली अलग अलग मेंबर होता है उसमें, क्योंकि हर राज्य का अलग अलग लोक विधानसभा में सीट है। और यह जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लोकसभा का चुनाव में हम लोग वोट देते हैं सभी मिलकर, वो डायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट इलेक्शन मींस चूजन बाय द पब्लिक, वोटर, सिटीजन्स, और इनडायरेक्ट इलेक्शन मींस नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ इंडिया, जो वोटर हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन इसमें होता है। इनडायरेक्ट इसलिए होता है कि इलेक्टेड बाय लेजिस्लेचर, इलेक्टेड बाय एमएलएज, जो एमएलएज होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। और जो सिस्टम है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व,
समानुपातिक प्रतिनिधित्व ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो संविधान में लिखा हुआ है कि कैसे होता है। और लास्ट में ये होता है एक तरह से कि सिस्टम ऑफ समान हो गया। और अब आप इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि हर एमएलए जो होता है प्रेफरेंस देता है। जैसे मान लो कि 3 आदमी खड़ा है तो पहला प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, सेकंड प्रेफरेंस देगा, थर्ड प्रेफरेंस देगा। और सबसे पहले काउंटिंग फर्स्ट प्रेफरेंस की होती है और ये अगर बहुमत पा लिया तो ये इलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह की बात है। और ये ओपन बैलेट होता है, ओपन बैलेट होता है, सबसे बड़ी बात है। यानी कि कैंडिडेट को दिखाना पड़ता है, ये नहीं कि सीक्रेट बैलेट होता है और जगह पर, यहाँ ओपन बैलेट होता है। यू हैव टू शो कि आपने पॉलिटिकल जो एमएलए है किसको वोट दिया है, किसको वोट नहीं दिया हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है। तो ये राज्यसभा का इलेक्शन का इस तरह से मामला है कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है। और इस तरह से आपने समझा होगा कि ये होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व का स्पष्ट उदाहरण है। एक तरह से आपने देखा होगा कई जगह में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में भी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में भी यही मेथड होता है। इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये तब यूज होता है जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस वोट का काउंटिंग होता है और अगर कोई जीत नहीं पाता है तो फिर सेकंड प्रेफरेंस वाली वोट उसमें ऐड कर दी जाती है और उसके माध्यम से अगर किसी को मेजोरिटी मिल जाता है तो वो इलेक्ट कर लिया जाता है। इस प्रकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चुनाव होता है वो सीधे जनता के द्वारा ना होकर वो कौन चुनते हैं, हम लोग एमएलए को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को। और एमएलए लोग बनाता है इलेक्टोरल कॉलेज और ए लोग चुनता है राज्यसभा के एमपीज को। इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा के जो एमपी होते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो इस प्रकार का सिस्टम संविधान में दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो यह वीडियो कैसा लगा आप अपने शेयर कमेंट्स में कर सकते हैं और इसका एक क्लास नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। हमारे YouTube का जो वीडियो है उसके लिटरेचर में भी आप देख सकते हैं, कमेंट में भी देख सकते हैं, हमने शेयर किया है। इसका जो रिटन क्लास नोट्स है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके अगर कोई डाउट है इस बारे में तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके जवाब भी देंगे आपको। और इस तरह से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। थैंक यू वेरी मच।